गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डील करने वाले हैं, दैट इज़ लेवलिंग। ये आपका चैप्टर नंबर 6 होगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और हर साल यहाँ से आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर की बात बताऊँ तो वहाँ पे मैंने बात किया था आपके लिए, दैट इज़ आपको ट्रावर्स सर्वे के बारे में बताया था। वहाँ पे 2 लेक्चर आपके लगभग बने थे, तो 3 लेक्चर बने थे। 3 लेक्चर में मैंने आपको 3.5 से 4 घंटे में सारी कहानी बता दी थी। ठीक है, तो वो टॉपिक में मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थे आपको, 10 से 12 क्वेश्चन थे। वो तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है। शुरुआत में फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, फिर एक्यूरेसी एंड एरर पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा लीनियर मेजरमेंट। उसके बाद में हमने पढ़ा कंपास सर्वे। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रावर्स सर्वे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लेवलिंग। यहाँ से हर साल, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक अभी आपका थोड़ा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर। मतलब ये चैप्टर अगर आपका हो जाता है लेंदी वाला, उसके बाद के जो अगले टॉपिक्स हैं सब छोटे छोटे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। मुश्किल से 3-3 घंटे के सारे टॉपिक रहेंगे। 3-3 घंटे में पूरा चैप्टर ही ख़त्म। प्लेन टेबल 3 घंटे और एरिया वैल्यू मेजरमेंट 3 घंटे लगभग लगेगा। हाँ, कर्व में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 4-5 घंटे हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे कि आपका सिलेबस आसानी से अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। पहला लेक्चर नंबर डालते हैं, दिस इज़ लेक्चर नंबर 30। 29 तक हो चुके थे मुझे लग रहा है। लेक्चर नंबर 30 और दिस इज़ लेवलिंग। लेक्चर नंबर 30 चैप्टर 6। चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 6 है आपका। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि चैप्टर 6 के साथ साथ यहाँ पे दिस इज़ द लेवलिंग टॉपिक है। दिस इज़ लेवलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। तो ये क्या है? लेवलिंग है। नाम में लिखा है हमें लेवल चेक करना है हर स्थान का, मीन सी लेवल से या किसी पर्टिकुलर लोकेशन से उसकी कितनी हाइट है, कितना वो मीन सी लेवल से ऊपर है या मीन सी लेवल से नीचे है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। मतलब हमको रिलेटिव पोजीशन उसकी चाहिए, एलिवेशन चाहिए, हाइट ऑफ इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेंचमार्क, आरएल और बहुत सारी फोर साइड, बैक साइड क्या होता है, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दैट इज़ बेंचमार्क के बारे में, इन सब के बारे में हम देखेंगे अच्छे से। क्लियर? और इसका वेटेज भी अच्छा खासा आपके एग्ज़ाम में है। क्लियर है? चल, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी हेडिंग को बनाते हैं, दैट इज़ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे दैट इज़ लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है उसके बारे में जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डाल दो लेवलिंग। तो दिस इज़ द लेवलिंग। अगर बात करूँ तो दैट इज़ लेवलिंग। लेवलिंग, ठीक है, दैट इज़ लेवलिंग। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लेवलिंग के बारे में, बात करने वाले हैं, दैट इज़ लेवलिंग। ठीक है, चल, तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ ऑपरेशन। इट इज़ एन ऑपरेशन। ये एक तरीके का ऑपरेशन है या टेक्निक है, कुछ भी कह सकते हो। ऑपरेशन ऑफ डिटरमाइनिंग एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट, elevation of various point with respect to each other, ठीक है, with respect to each other। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज, ठीक, चल, एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट, दैट इज एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट।
तो यहाँ पे बात आती है एलिवेशन की। अब हम समझाते हैं एलिवेशन क्या होता है। तो दैट इज एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट elevation of a point is vertical distance above or below reference point या reference point ये इसको ब्रैकेट में फ्रेम भी लिख सकते हो, फ्रेम which is called as उसको क्या बोला जाता है, उसको कहते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड डेटम, आधारशिला। ठीक है, जैसे आप याद करो जब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा था या ओपन चैनल मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे आपको जानकारी दे दी थी, क्या बताया था कि आपको किसी नीचे वाले पॉइंट से डेटम आपको कहीं पे भी मान सकते थे। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में इस तरीके से डेटम हेड, ये सारी तरीके से प्रेशर हेड, ये डेटम मान के यहाँ पे Z1 माने थे, यहाँ पे आपका Y1 माने थे, ये V1²/2G माने थे। तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड डेटम। तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम किसी पॉइंट की लोकेशन ऊपर बताएं चाहे नीचे बताएं, अबव द ग्राउंड लेवल भी हो सकता है, बिलो द ग्राउंड लेवल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वर्टिकल हाइट जो हम बताते दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो वही ये पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, एनी पॉइंट, एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट अबव और बिलो द रेफरेंस पॉइंट, अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। ठीक है, और एक आपका रेफरेंस पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डेटम। तो डेटम आप समझ में आ गया। ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डेटम को जेड मानते थे। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, थर्ड पॉइंट है दैट इज इन टोपोग्राफिकल वर्क, इन टोपोग्राफिकल work most commonly used datum used datum ठीक है, used datum is mean sea level that is MSL। ज़्यादातर जो है ना मीन सी लेवल लेते हैं, क्योंकि वो वेरी नहीं करता है, उसका जो मीन सी लेवल है ना वो आपका मेंटेन रहता है, इसलिए डेटम उसको हम लोग मान के चलते हैं। क्लियर है, चल फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चल नेक्स्ट है दैट इज, अब अगली हेडिंग डाल दो मीन सी लेवल। सबके बारे में एक एक करके सीखते जाते हैं। नेक्स्ट है मीन सी लेवल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो अब मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ ना, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से डील करना है। मीन सी लेवल इज MSL ठीक है, is obtained by मीन लेवल ऑफ सी। MSL को बोला जाता है मीन लेवल ऑफ सी, मीन लेवल ऑफ सी obtained by averaging high and low tides, हाई एंड ज्वार भाटा जो आते हैं, ज्वार आता है तो हाई होता है, हाई एंड लो टाइड्स, टाइड समझते हो, ज्वार जिसको बोलते हैं, एट सेवरल पॉइंट for a long period of
long period of, for a long period of time is of time that is 19 ईयर, ठीक है, लगभग 19 साल के आसपास होता है टाइम से। एग्जाम्पल जैसे आपके यहाँ पे इंडिया में जो लिया जाता है एग्जाम्पल, दैट इज़ बॉम्बे हाई, ये आपका प्लेस है जहाँ पे तेल निकाला जाता है। वहाँ पे आपका तेल का क्षेत्र है जहाँ पे ONGC कंपनियाँ वगैरह तेल को एक्सट्रैक्ट करती हैं वहाँ पे, तो बॉम्बे हाई लिया जाता है, बॉम्बे हाई। बहुत सारे इंडिया के क्षेत्र जैसे अंकलेश्वर गुजरात में है, वहाँ से असम में डिगबोई है, तो वहाँ से तेल मतलब को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मीन सी लेवल इज द मीन लेवल ऑफ द सी ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग। जैसे ज्वार आता होगा, जैसे देखो सी है, सपोज दैट ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लें मुंबई हाई है, सपोज दैट ये मुंबई हाई है, दैट इज़ मुंबई हाई है। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, लहरें उठती होंगी फिर नीचे गिरती होंगी, तो इनका क्या करना है, एवरेज लेना। तो एवरेज कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ज्वार आता होगा तो इसको हाई टाइड बोलते हैं, दैट इज़ हाई टाइड, और जब गिरता होगा तो इसको बोलते हैं लो टाइड, लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड का क्या करना है, एवरेज लेना है। तो कहीं यहाँ पे एक लाइन आएगी जो इसका एवरेज होगी, दिस इज कॉल्ड मीन सी लेवल, ठीक है। ऊपर चढ़ा लहर, नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसे रहता है, तो एक एवरेज लाइन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है, क्लियर। तो मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, ये अरब सागर है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, दैट्स क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका मीन सी लेवल। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक डिफिनीशंस के ऊपर कि क्या क्या आता है, उस पर देख लेते हैं। बेसिक डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशंस, बेसिक डिफिनीशन सबसे पहले हेडिंग डाल दो, दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन, पहले बात करते हैं एलिवेशन की, व्हाट इज द एलिवेशन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। नाम एलिवेशन, एलिवेशन इज द वर्टिकल डिस्टेंस, एलिवेशन इज a vertical distance, is a vertical distance, vertical distance of a point, of a point, of a point above or below, above मतलब पॉजिटिव और below मतलब नेगेटिव, बिलो द डेटम, बिलो डेटम। डेटम से ऊपर है तो पॉजिटिव, डेटम से नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये जानकारी आपको दे दी। वर्टिकल डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड, यहाँ पे और एक पॉइंट है, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंसेस आर, वर्टिकल डिस्टेंसेस आर, vertical distances are always measured, always measured, always measured along line of gravity, along line of gravity, along line of gravity, that is प्लम्ब लाइन। जैसे वो प्लम्ब लाइन नहीं होती थी जिसको हम लोग वर्टिकली ऐसे करते थे, तो जो अलोंग द ग्रेविटी लाइन होगी दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी दैट इज ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लम्ब लाइन, दैट इज प्लम्ब लाइन। तो वर्टिकल डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड अलोंग लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की लाइन होगी उसी को ही हम लोग वर्टिकल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, थर्ड पॉइंट, दैट इज elevation is also called as, elevation is also called as, reduced level, reduced level or height of a point, height of a पॉइंट, ठीक है।
तो एलिवेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियस लेवल, इसको RL भी बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं इसको क्या, RL। तो इसको RL भी बोलते हैं या हाइट ऑफ दिस पॉइंट बोलते हैं, इसको कहते हैं रेडियस लेवल। ठीक है, चल तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर अगली डिफिनेशन है एल्टीट्यूड्स और है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये सब क्या होता है सबके बारे में बात करता हूँ। चलो मैं रफ कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि मैं नेक्स्ट बातें कर सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड, किसको बोलते हैं। कहते नहीं एल्टीट्यूड इस चीज़ का इतना एल्टीट्यूड है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ एल्टीट्यूड। तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी डिफाइन करना है, दैट इज़ एल्टीट्यूड। किसके बारे में बात करना है, एल्टीट्यूड के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है, चल तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे, इट इज़ वर्टिकल डिस्टेंस, it is vertical distance, it is vertical distance of a point above mean sea level, above mean sea level। तो वर्टिकल डिस्टेंस कहलाती है above mean sea level, एबव मीन सी लेवल, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है एबव मीन सी लेवल, मीन सी लेवल के ऊपर जो वर्टिकल होगा डिस्टेंस और आपका एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। तो एबव मीन सी लेवल एल्टीट्यूड एंड एलिवेशन आर सेम। तो ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी कि अगर आपका मीन सी लेवल से आप कहीं पे मीन सी लेवल, सपोज दैट ये मीन सी लेवल है, पानी का लेवल है, तो यहाँ से देखो अगर ये मीन पॉइंट कोई पी है, मेजर कर रहे हो, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये समान रहेगा तो हर जगह डिस्टेंसेस क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, लेकिन यही आपका अर्थ का कर्वेचर अगर ज़्यादा हो गया, मीन सी लेवल अगर आपने नहीं लिया, कहीं और जगह ले लिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर होगा ऐसे करके, तो कहीं डिस्टेंस कुछ और आएगी तो कहीं पे डिस्टेंस कुछ और आएगी, ये देख सकते हो ऐसे करके। तो मीन सी लेवल अगर होगा तब तो बराबर आएगा, लेकिन अगर मीन सी लेवल नहीं है तो कहीं डिस्टेंस ज़्यादा वर्टिकल आएगी, कहीं पे कम आएगी, तब आप उसको जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को कभी भी एलिवेशन आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना, दैट इज़ बात करते हैं, दैट इज़ ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ थर्ड वन,
axis of telescope, that is axis of telescope, axis of telescope। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इट इज लाइन ज्वाइनिंग, इट इज लाइन ज्वाइनिंग। ये जितनी भी डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ ना, ये एक एक इम्पॉर्टेंट है और ये यूज होने वाली है। इट इज लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके जैसे जिस साइड कर रहे हो जिस ऑब्जेक्ट को, आगे एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, तो जो आप लाइन ऑफ साइट होगी आपकी और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का लाइन ऑफ साइट होगा। ठीक है, तो उस दोनों में हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ों को। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एंड सेंटर ऑफ आई पीस। ठीक है, तो हम लोग आई की साइड से देखते हैं और आगे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। दोनों के एक ही लाइन में बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ऑफ आई पीस लेंस। ठीक है, आई पीस लेंस। नेक्स्ट है लाइन ऑफ साइट। तो ये चीज़ है, इट इज़ अ लाइन जॉइनिंग ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और जिस आई पीस से आप साइट कर रहे हो दोनों एक ही लाइन में होंगे, उसी को बोलोगे क्या, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वो लाइन जिससे आप जिस लाइन में आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है देखना। ठीक है, साइटिंग करते हो ना, तो उसको बोलते हैं साइटिंग। तो दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग intersection of a crosshair and optical center of objective lens, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर जैसे आपने ऑब्जेक्ट साइड जब करते हो तो सपोज दैट ये आपका क्रॉस हेयर होता है, ये क्रॉस हेयर होता है, इसका जो ये मिड पॉइंट होता है एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, वो एक दूसरे से अगर आपका कोइंसाइड कर जाते हैं तो उससे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये टर्मोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन इन लेवलिंग, अगर मैं बात करूं, दैट इज इन लेवलिंग line of sight, in leveling line of sight has to be horizontal, while taking the reading, while taking the readings। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है while taking the readings। तो लेवलिंग करते समय अगर आपकी जो लाइन ऑफ साइट है हैज़ टू बी हॉरिजॉन्टल, अगर ये हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से रहेगी
तब की बात हो रही है। अगर कहीं इधर उधर हुई तब उसको आप लाइन ऑफ कोलिमेशन नहीं मिल पाओगे, ठीक है, कह पाओगे। ओके, चलो। व्हेन लाइन ऑफ साइट बिकम्स, दूसरा पॉइंट, व्हेन लाइन ऑफ साइट, व्हेन लाइन ऑफ साइट, व्हेन लाइन ऑफ साइट, व्हेन लाइन ऑफ साइट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, अच्छा इसको लिख ही चुके हैं। व्हेन लाइन ऑफ साइट बिकम्स, ये तो आपने मेंशन कर रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। व्हेन लाइन ऑफ साइट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, वही पॉइंट है, फिर से लिख देता हूँ, बिकम हॉरिजॉन्टल, इट इज कॉल्ड एज, it is called as line of collimation, collimation, it is called as line of collimation। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। प्लम्ब लाइन, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट ये अर्थ का कर्वेचर था, ये आपको हम लोग यहाँ पे इस पर एक टेंजेंट खींच देते हैं, ठीक है। तो अगर लाइन ऑफ कोलिमेशन आपकी ये है, लाइन ऑफ कोलिमेशन अगर आपकी ये है, किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर साइड कर रहे हो इस तरीके से, तो ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है आपका, सपोज दैट ये आपका इस तरीके से, तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड प्लम्ब लाइन। ये आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे, 90 डिग्री पे, दैट इज प्लम्ब लाइन। तो ये बात ये कहना चाहता है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल रही, अगर लाइन ऑफ कोलिमेशन आपकी हॉरिजॉन्टल रही, तो आपका जो प्लम्ब लाइन है और लाइन ऑफ कोलिमेशन बोथ विल बी परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। चल तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन is perpendicular to, is perpendicular to plumb line, प्लम्ब लाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपना टर्म जो इम्पोर्टेंट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये इम्पोर्टेंट है 6, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके लिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड HI। कई बार इसका टर्म यूज होगा आपका HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को शॉर्टली हम लिख सकते हैं HI। क्या बोला जा सकता है, HI, हाइट ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी बोल दो। चल, इट इज RL ऑफ प्लेन कोलिमेशन, इट इज RL, या इसको बोल सकते हो इट इज रिड्यूस लेवल, इट इज RL ऑफ, it is RL of plane of collimation, ठीक है। चल, इट इज़ द RL ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन। तो ये एक RL होता है, दैट इज रिड्यूस लेवल होता है किसका, इट इज़ RL ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन। तो ये आपका हाइट ऑफ इक्विपमेंट। अभी बाकी फार्मूले आएंगे तो उसको हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बना दो स्टेशन। व्हाट इज द स्टेशन, किस चीज़ को आप स्टेशन बोलोगे, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि देखिए डिप्लोमा लेवल पे जो टर्मिनोलॉजी मैं लिखवा रहा हूँ दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक टर्मिनोलॉजी का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो सर्वे में अगर आप देखोगे तो इन टर्मिनोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो इट इज़ अ पॉइंट, ध्यान रखिएगा, स्टेशन की डिफिनीशन भी पूछ सकता है। इट इज़ अ पॉइंट, it is a point of unknown elevation, unknown elevation, unknown elevation where staff is kept, where staff is kept to determine the elevation, kept to determine the elevation,
ठीक है। तो जहाँ पे जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आपका इस तरीके से, सपोज दैट कहीं पे ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक इक्विपमेंट्स आपने सपोज दैट या ग्राउंड को इसे मान लो इस तरीके से, यहाँ पे आपने इक्विपमेंट्स लगाया, जो भी आपके पास लेवलिंग इक्विपमेंट्स हो सकता है, डंफी लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपने जो है ना, ये है लाइन ऑफ कोलिमेशन आपकी, ठीक है। सपोज दैट कि आपने ये पहली बार, ये है बेंचमार्क आपका, इसको बोलते हैं बेंचमार्क, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मीन सी लेवल होगा नीचे कहीं पे, दिस इज कॉल्ड मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से ये कितने ऊपर है ये बेंचमार्क हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपकी जैसे सपोज दैट जो पहली रीडिंग हम लोग लेते हैं, सबसे पहली रीडिंग जो लेते हैं दिस इज कॉल्ड बैक साइड। उसके बाद की जो रीडिंग्स लेते हैं जैसे सपोज दैट पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, है ना, ये पॉइंट सी हो गया, ये ग्राउंड के ऊपर ले लिया हमने, क्लियर, ये पॉइंट बी हो गया। तो ये सारी आपकी क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट साइट्स एट ए, इंटरमीडिएट साइट एट बी, हो सकता है यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट साइट एट सी, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट साइट। तो आगे की जितनी भी रीडिंग्स लेने जाते हैं हम लोग हैं, वो आपकी क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट साइट्स बोलते हैं, ठीक। इंटरमीडिएट साइट भी बोल सकते हो, कई रीडिंग्स में ऐसी भी होंगी जो आपकी 4 साइड भी हो सकती हैं। तो जो पहली रीडिंग हो जाएगी ये 4 साइड भी होती है, लेकिन जो बची रीडिंग्स हो जाती हैं इनको आप इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक कॉमन टर्म है इंटरमीडिएट साइड, जो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीडिंग्स ली जाती हैं वो इंटरमीडिएट साइड्स होती हैं। उसमें से जो पहली रीडिंग हो सकती है वो आपकी 4 बेयरिंग हो जाती है या 4 साइट होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये है आपका हाइट ऑफ इक्विपमेंट्स, दैट इज कॉल्ड HI। तो मीन सी लेवल से कितनी हाइट पे है वही ये कहना चाहता है, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ द RL ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन। तो ये जो कोलिमेशन है ना, दिस इज RL ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन, तो ये कोलिमेशन है, ठीक है, क्लियर। तो इनका जो लेवल होगा, ये जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, इसका मीन सी लेवल से जो हाइट होगी वही आपकी कहलाएगी, जो कोलिमेशन लाइन मैच कर रही होगी एकदम से, उस हाइट को ही हम बोल पाएंगे दैट इज हाइट ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बताएंगे सारी कहानी को, क्लियर है। अच्छा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टेशन, हर एक चीज़ स्टेशन हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको उसका एलिवेशन पता करना हो, देखो अच्छे से समझते हैं। स्टेशन, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन, हमें उसका एलिवेशन नहीं पता है। अब देखो इसका एलिवेशन पता रहता है, जैसे ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये इक्विपमेंट्स जहाँ पे आपने रखा, तो ये ABC जो हम निकाल रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्टेशन, दिस इज कॉल्ड स्टेशन। इसके बारे में हमको नहीं पता, सपोज दैट मेरे को इस पॉइंट का मान लिया हमको पता है, सपोज दैट आपको बेंचमार्क पता है, आपको कुछ ना मान लेते 100 है, इसको RL भी बोला जा सकता है। तो RL ऑफ दिस पॉइंट अगर आपको पता है, इसमें अगर आप बैक साइड ऐड करोगे तो हाइट ऑफ इक्विपमेंट निकल जाती है या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाती है। तो जैसे हमको बात करनी होगी, मान लिया सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करूं, तो सपोज दैट ये पॉइंट आपका P मान लेते हैं, तो RL ऑफ आप क्या करोगे, RL ऑफ P आएगा प्लस बैक साइड ऐड कर दोगे। ये तब के लिए है जब स्टाफ आपका सीधा रखा हुआ है, स्टाफ कुछ ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अभी जब स्टाफ आपका इन्वर्टेड हो जाएगा तो यही कहानी बदल जाएगी, उसमें आपको माइनस की जगह प्लस की जगह पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको हाइट ऑफ इक्विपमेंट का, जैसे इसको आपको पता कर लिया कि इसकी हाइट क्या है, अब आप इसका भी एलिवेशन बता सकते हो कहाँ पे होगा। आप रीडिंग जो भी लिए होगे उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ का RL बता दोगे, इसका लेवल क्या होगा मीन सी लेवल से, फिर अगले वाले पॉइंट का भी बता दोगे, तो आसानी से हम सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम हाइट ऑफ इक्विपमेंट निकालने के लिए, इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए RL ऑफ P पॉइंट प्लस बैक साइड ऐड करोगे तब आपको मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब स्टाफ इज़ वर्टिकल, जब स्टाफ इज़ वर्टिकल, सीधा बोल सकते हो, अपराइट, अपराइट कैसा होना चाहिए, अपराइट, सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी आपको मैंने यहाँ पे डील कर दी। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं बैक साइड, 4 साइड सबकी बात करते हैं। नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब क्लियर है ना सारी कहानी। चल मैं रफ कर देता हूं इसको।
चलो आगे बढ़े फिर। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी डिफिनीशन, अब बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, सबके बारे में डील करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पता है ये जितनी भी डिफिनीशन चलेंगी शुरुआत के 2-3 घंटे की, एक एक डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो हम लगा ही ले जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में पता है डिफिनीशन ही बहुत पूछता है, तो हमको सबके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करते हैं, दैट इज नेक्स्ट डिफिनीशन है उसको देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन निकल सकते हैं उनके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो दैट इज बैक साइड, क्योंकि अभी इक्विपमेंट से आपको दिखाया था सारी चीज़ें, तो जो भी नंबर हो आप उसको डाल दीजिएगा, दैट इज बैक साइड। बैक साइड शॉर्ट में लिखना है तो BS इसको कर देते हैं, दैट इज बैक साइड। तो बैक साइड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्लियर। चलो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैक साइड इज फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, बैक साइड is the first, that is first staff reading, first staff reading taken after setting, taken after setting, taking after setting of instrument, of instrument, it is taken at a point is known elevation। दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही इक्विपमेंट लगाते हैं, सपोज दैट एग्जांपल लेके समझा भी देता हूँ। जैसे आपके पास में सपोज दैट ये ग्राउंड का लेवल है, फिर ग्राउंड का नीचे लेवल इस तरीके से हो गया, तो ये आपका ग्राउंड का लेवल है। इस तरीके से आपका कोई नेचुरल ग्राउंड है, ठीक है। चल ऐसे करके ये है आपका कोई नेचुरल ग्राउंड, ठीक है। आपने इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाया, ये इक्विपमेंट लगाया, ठीक, और यहाँ पे कहीं पे ये है आपका मीन सी लेवल, दैट इज मीन सी लेवल। ये क्या है? मीन सी लेवल, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने इक्विपमेंट रखा, ठीक। चल तो यहाँ से जो सारी चीज़ें हम लोग पता करेंगे, जो पहला स्टाफ आपने यहाँ पे रीडिंग ली, ठीक है, दिस इज स्टाफ पॉइंट, दैट इज मान लेते ये पॉइंट है, और इसका कुछ ना कुछ बेंचमार्क आपको नोन होगा, इसका RL आपको पता होगा, क्योंकि जब तक मीन सी लेवल से ये पॉइंट आपका किस लोकेशन पे, मान लेते हैं 100 मीटर पे ऊपर है, तो इसका बेंचमार्क बोल दो या RL ऑफ एट पॉइंट A, दैट इज कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और सपोज दैट आपने बैक साइड लिया है, सपोज दैट कि 2.3 ले लिया, तो ये आपका 2.3 मान लिया 2 मीटर आ गया। ये लाइन ऑफ साइट है, ये इक्विपमेंट्स है आपका, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ठीक, तो ये जानकारी मिल गई। तो यहाँ से अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट निकालना है, इंस्ट्रूमेंट, तो RL ऑफ दिस पॉइंट, RL ऑफ A प्लस बैक साइड कर देना। RL कितना है? 100
बैक साइड कितना 2, इसका मतलब 102 मीटर आपकी जो है हाइट निकल के आ जाएगी। आगे की रीडिंग जो लेते जाओगे वो सारी आपकी 4 बेयरिंग, बैक बेयरिंग जो भी है, आगे की रीडिंग आपकी 4 बेयरिंग, इंटरमीडिएट साइड्स, ये सारी चीज़ें आप लेते चले जाओ। फर्दर आप यहाँ पे इक्विपमेंट लगा रहे हो दोबारा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग फर्दर आप लोगे, फिर से आपकी बैक साइड 4 साइड सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी सारी रीडिंग्स निकल के आ जाती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी इसके लिए 4 साइड हो जाएगी, और बाकी बीच की जितनी भी होंगी इंटरमीडिएट साइड, सपोज दैट बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, तो ये 4 साइड एट डी हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट साइड एट सी हो जाएगा, दिस इज इंटरमीडिएट साइड एट बी। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपका जिस पॉइंट से आपने रीडिंग लेना स्टार्ट किया, सपोज दैट आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो जो पहले पॉइंट पे आपको नॉन आरएल होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड आपका बैक साइड बोलेंगे, ठीक, ये नॉन का होगा। फिर हाइट ऑफ इक्विपमेंट निकाल लेंगे, हाइट ऑफ इक्विपमेंट निकलने के बाद या इंस्ट्रूमेंट निकलने के बाद में मैं अगली पोजीशन के आरएल बता सकता हूँ। ये भी बता सकता हूँ कि इस पोजीशन से इसकी जो बी पॉइंट है इस किस लोकेशन पे है, तो मेरे को ये पता है, अगर मैं ये हाइट घटा दूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा। जब ये हाइट पता है तो दूसरे के हमेशा क्या मैंने आपको बताया था, किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो अगर मेरे को अगली हाइट पता चलनी है तो इसके रिस्पेक्ट में हम अगले पॉइंट को भी बता सकते हैं कि इस लेवल से, इस आरएल से आपका ये पॉइंट कितना नीचे है। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका सबसे जो लास्ट वाली रीडिंग होगी यहाँ से ही लोगे, तो ये 4 साइड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, 4 साइड एट डी। फिर आप पहुँचे, मान लिया पॉइंट पे पहुँच गए, स्टेशन चेंज किया, ये होता है चेंज पॉइंट। यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद एक बार यहाँ पे दोबारा आप क्या लोगे, आपको दोबारा बैक साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। 4 साइड आपने ले ली थी, दोबारा यहाँ जब हाइट जब आपने चेंज किया, पोजीशन को इक्विपमेंट उठा कर यहाँ रखा, तो आपको दोबारा क्या लेनी पड़ेगी, 4 साइड। फिर आगे की सारी रीडिंग्स वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे। ये कहानी होती है इक्विपमेंट्स की, ठीक है। चल, तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं, हम लोग सबको डील करेंगे। नेक्स्ट आपकी पॉइंट, तो ये तो आपका हो गया बैक साइड हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा पॉइंट मैं लिखा रहा था, इट इज़ टेकन एट अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, जो नॉन एलिवेशन होता है वहीं पे। नॉन आपका मतलब आरएल, आप एग्जांपल लिख देता हूँ ब्रैकेट में, आरएल ऑफ ए दैट इज 100 मीटर, ठीक। चलो, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी बैक साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज हाइट ऑफ, देखो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट ए बता दिया, पॉइंट बी की बात करते हैं, यहाँ पे सब सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, HI। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज, फिर 4 साइड की बात करेंगे, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड HI। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितनी भी बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ इनका सबका बहुत ही ज़बरदस्त यूज होगा। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती है तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ, जैसे आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो इसको फार्मूला जो है दैट इज आरएल ऑफ बेंचमार्क, प्लस बैक साइड। ये किसका फार्मूला आपका हो जाता है, सिंपल है। इसको और फॉर्म में लिखना चाहो तो HI इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ये आपकी कहानी निकल के आ जाती है। इस पे बहुत क्वेश्चन आपके लग जाएंगे और सिंपल रहते हैं, कर ले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक साइड इज टेकन एट अ बेंचमार्क, इसी में है बैक साइड इज टेकन एट बेंचमार्क। हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, बेंचमार्क पे। बेंचमार्क फॉर फर्स्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, and then
and then at change point for next setting ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बैक साइड इज टेकन एट बेंचमार्क फॉर द फर्स्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देन चेंज पॉइंट फॉर नेक्स्ट स्टेशन फॉर नेक्स्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है। चल, बिकॉज RL ऑफ चेंज पॉइंट जो आपका स्टेशन बदल रहा, देखो RL ऑफ चेंज पॉइंट, ये आपका चेंज पॉइंट है। RL ऑफ चेंज पॉइंट कैन बी determined before shifting of instrument ठीक है। तो ये बात निकल के आ जाती है। तो सिंपल है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम कर नहीं सकते। तो ये आपका सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टर्निंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी इसको मत लिखिएगा, ये पॉइंट आपका चेंज पॉइंट होता है। जो डी पॉइंट है दिस इज कॉल्ड चेंज पॉइंट, इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो ये सारे नाम इसके हो सकते हैं, चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये इसको आर चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छे से समझना। तो बैक साइड इज टेकन अप बेंचमार्क फॉर फर्स्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देन एट चेंज पॉइंट, कहाँ पे चेंज पॉइंट है, डी पॉइंट पे चेंज पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेंज पॉइंट ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल डी, कैन बी डिटरमाइंड बिफोर शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इसका अगर आपको लोकेशन पता करना है कितना मीन सी लेवल से है, इसको पता करने के लिए आपको एक बार में ये रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक। तो वही ये कहना चाहता है, बिफोर द चेंज पॉइंट देन एट अ चेंज पॉइंट फॉर अ नेक्स्ट सेटिंग, अगली सेटिंग के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ RL ऑफ चेंज पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमको इसका RL पता होना जरूरी है, क्योंकि हमको क्या करना है, अगला इंस्ट्रूमेंट आप शिफ्ट करने जा रहे हो, तो पहली बार में आप क्या करोगे, यहाँ पे बैक साइड भी तो लोगे भाई, यहाँ पे आपको बैक साइड भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर RL पता करना है कि इस पॉइंट का हाइट कितना होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक बार में यहाँ से तो 4 साइड ले लिया था, जैसे ही पॉइंट चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे स्टेशन बदला आपका, या मतलब इक्विपमेंट यहाँ से उठा करके आपने यहाँ पे रखा, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि पीछे साइड की बैक साइड लो, ठीक। तभी तो आपको पता कर पाओगे कि इसका RL क्या है, इसकी हाइट क्या, अगली रीडिंग पता कर पाओगे। तो क्या करना है, जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो तो पहले उसकी 4 साइड ले लो, जैसे दूसरे स्टेशन पे रखो, जो भी पॉइंट पे रखो, वहाँ से दोबारा आपने क्या लेना है, बैक साइड लेना। तो ये कहानी इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही ये पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट लिख लो 4 साइड, दैट इज 4 साइड, दैट इज कॉल्ड 4 साइड। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। चलो, इट इज लास्ट रीडिंग, ध्यान दीजिएगा, ये देखो इसमें लास्ट रीडिंग है कि नहीं, डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। दिस इज द लास्ट रीडिंग, ठीक है। इस इक्विपमेंट की ये लास्ट रीडिंग है, इसको 4 साइड भी बोल सकते हैं और बैक साइड एट डी। ये कहानी दोनों यहाँ पे आपकी वैलिड हो जाती हैं, और बीच की जितनी रीडिंग होंगी उनको क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट साइड बोलोगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, डिफिनीशन के फॉर्म में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इट इज द लास्ट रीडिंग, it is the last reading taken from a particular
सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, setting of instrument, it is the last reading of taken from particular setting of instrument which could be last point of survey, or at a change point, or at a change point। ठीक है, नेक्स्ट है फोरसाइट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोरसाइट इज यूज्ड टू डिटरमिन foresight is used to determine elevation of staff स्टेशन। देख सकते हो कि जो भी आपकी फोरसाइट है, इसका काम क्या होता है कि आपको उसका एलिवेशन उस पॉइंट का पता करना होता है। ठीक है, तो आप जैसे सपोज दैट ये आपका फोरसाइट है, तो आप इसका एलिवेशन बता सकते हो कि कितने पॉइंट पे ये होगा। तो फोरसाइट इज यूज्ड टू डिटरमिन द एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन। ये स्टाफ स्टेशन है, इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, चलो इसका फार्मूला लिख लो। एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन elevation of staff station is equal to height of equipment या इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट। शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, या इसको फोरसाइट बना दो, या इसको नीचे करके और लिख देता हूँ HI माइनस फोरसाइट। ये फार्मूला आपका एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन। तो एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे पता करोगे? जो भी RL पॉइंट का नोन हो या बेंचमार्क जो भी पता हो, उसमें आप बैक साइड ऐड करो तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगी। जब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है तो आपको आगे के पॉइंट की लोकेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब इसके रिस्पेक्ट में नहीं बताना है, जिससे आपने यहाँ तक पहुँच चुके हो। इसके बाद में आपको इसकी मान लिया आपको पता करना है कि आपको कितना इसकी पोजीशन होगी, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो तो इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो गई होगी। जैसे 102 मीटर हो गई थी तो यहाँ पे 102 मीटर रख दो। सपोज दैट ये जो हाइट है ना, इसकी सपोज दैट आपने 3 मीटर माना है, तो आप इस पॉइंट का जो है RL बता सकते हो। तो RL आप जो है ना, RL आप भी बता सकते हो। ठीक है, तो एलिवेशन आप बता सकते हो कहाँ से, मीन सी लेवल से B का। तो क्या निकल के आएगा, RL ऑफ B निकालना हो तो दैट इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मान लिया 102 मीटर है, माइनस सपोज दैट आपने फोरसाइट या इंटरमीडिएट साइड सपोज दैट 3 मीटर लिया, तो इसको घटा दीजिए तो ये 99 मीटर आपका निकल के आ जाएगा। देखो पहले ये 100 मीटर था यहाँ से लेकर के, अब हो सकता है कि आपका जो हाइट है ना वो 1 मीटर आप नीचे चले आए हो, ये पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक, फिर दूसरी बार में क्या कर सकते हो, अगले स्टेशन की आपकी पोजीशन बतानी है। अगर ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। आपको ध्यान रखना है, इसके रिस्पेक्ट में मत निकालने लग जाना। यहीं से ही आप रीडिंग ले रहे हो तो आपको जो भी लोकेशन बतानी होगी, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की अगर RL बताना है तो इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, इससे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी। तो ये पॉइंट हो गया आपका। चलो तो इसको लिख लो, फिर हम अगले हेडिंग डालते हैं चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। अच्छे से नोट डाउन करें। तो आपको अब क्लियर हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमारे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे भी गए हैं। चलो
अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बातें करनी है इस वजह से। अब तो आपने नोट भी कर लिया होगा, तो सारी बातें आराम से पढ़ो, एकदम सर्वे कोई सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं कि जो आप समझ ना सको, ठीक है। आप बस मेहनत करते जाओ, आपका रिजल्ट तो अच्छा आने आना है, ठीक है, ओके। अब सारे एग्ज़ाम लगभग टाइमली होंगे भी, तो ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब सारे एग्ज़ाम टाइमली होंगे, सबका रिजल्ट भी टाइमली आने वाला है, तो आपको बस मेहनत करनी है अपने पढ़ाई के साथ। एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, गारंटी है। बस आप कंटिन्यूअस मेहनत करते जाओ, हर एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। बस अभी अच्छे से पढ़ लो, जितना टाइम देना दे दो, लेकिन जब पेपर देना शुरू करो तो हर परीक्षा में आपका नाम आना चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ आप, उसमें आपका नाम आना चाहिए, तो तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम को नहीं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। अगली हेडिंग है चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो है हमारा वो चेंजिंग पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है। आपके सामने डायग्राम में भी मैंने लिख रखा है ना, तो उससे भी पहचान सकते हो और बाकी हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं। तो डिफिनीशन के फॉर्म में अगर उसको लिखने की कोशिश करें तो दिस इज कॉल्ड चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। दिस इज चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। चेंज पॉइंट या इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है, चलो। इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ, it is point denoting shifting of ठीक है, लेवल। तो इट इज़ द पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ लेवल, जो आपका लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है बोथ बैक साइड एंड फोर साइड आर टेकन एट चेंज पॉइंट। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट इज द पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ लेवल। तो जहाँ पे आपका शिफ्टिंग हो रहा होता है वहाँ की बात करें। जैसे ये चेंज पॉइंट है आपका डी, तो यहाँ पे आपका लेवल बदल रहा था, इस वजह से क्या करना पड़ा, इक्विपमेंट के, देखिए यहाँ पे लेवल समान था लगभग इन पॉइंट्स का, ठीक। फिर क्या हुआ, इसका लेवल बदल गया, इस वजह से आपको यहाँ से मेज़र करना ठीक नहीं रहता, आप मेज़र नहीं कर पाते, इक्विपमेंट में दिक्कत आती है या रीडिंग्स में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो देखो यहाँ पे एलिवेशन बदल रहा है, तो वही मैं लिखा हूँ, इट इज़ अ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ लेवल। शिफ्ट हो रहा है, लेवल बदल रहा है, इस वजह से आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको इस पॉइंट पे जो डी पॉइंट आपको एग्जाम्पल के रूप में शिफ्टिंग पॉइंट या चेंज पॉइंट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट आपका निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आपको बैक साइड भी लेनी है और फोर साइड भी लेनी है, तो मैंने वहाँ पे दिखा भी रखा है बैक साइड एंड फोर साइड। तो इसी पॉइंट को डिनोट करना है, बोथ बैक साइड एंड फोर साइड, बोथ बैक साइड एंड फोर साइड, बोथ बैक साइड एंड फोर साइड आर टेकन एट चेंज पॉइंट, एट चेंज पॉइंट, ठीक है। चलो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि चेंज पॉइंट पे आपको दोनों रीडिंग लेनी पड़ेंगे, क्लियर है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों रीडिंग्स हैं, डायग्राम से भी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर है। तो ये आपके एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि बैक साइड और फोर साइड दोनों एक ही पॉइंट पे कहाँ पे लेते हैं, तो कहाँ पे लेते हैं, चेंज पॉइंट पे लेते हैं। एक नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इंटरमीडिएट साइड। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो इंटरमीडिएट। ये जब आप ना टेबल बनाएंगे, हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे एक दो, तो वहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वो तभी क्लियर हो पाएंगी जब आपको ये पूरी डिफिनीशन क्लियर होगी, पूरी पिक्चर, कहाँ पे चेंज पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ पे दोनों रीडिंग दिखाई पड़ेंगी, कहीं पे सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट साइड होगी, कहीं पे बैक साइड ही होगी, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड, ठीक। चलो, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं।
staff readings taken between backside and foresight from a particular setting from a particular setting of instrument. तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. Staff readings were taken between the backside and foresight from a particular setting of instrument. तो particular setting of instrument जैसे ये है, तो आप देख सकते हो कि जो बीच की साइड्स होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगी. तो वही लिखा गया स्टाफ रीडिंग टेकन बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड. ये हो गई बैक साइड आपकी, ये दिस इज बैक साइड, ठीक है. फ्रॉम पर्टिकुलर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वहाँ से पर्टिकुलर सेटिंग यहाँ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है. यहाँ से जो भी पॉइंट्स आप ले रहे हो तो ये आपका फोर साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया. इसके बीच की जितनी भी रीडिंग्स होंगी, बैक साइड और फोर साइड को छोड़ने के बाद की जितनी भी सारी रीडिंग्स होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट साइड. तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है, इसी में लिखते हैं इंटरमीडिएट साइट इज टेकन एट intermediate site is taken at a point of unknown elevation, तो ये पॉइंट होता है आपका अननोन एलिवेशन का पॉइंट होता है. मतलब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती. हमको बैक साइड के बारे में जानकारी होती है, हम इसके पॉइंट के आरएल के पता होता है, फिर हम इसकी हाइट निकालते हैं, फिर अगले पोजीशन को बताते चले जाते हैं. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है बोथ फोर साइट एंड इंटरमीडिएट साइट्स आर टेकन एट अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन. एक और पॉइंट है बोथ फोर साइट and intermediate site are taken ठीक है, are taken at point of unknown elevation. तो ध्यान रखने वाली बात है कि बोथ जो फोर साइट है एंड इंटरमीडिएट साइट्स आर टेकन एट अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन. तो यहाँ पे आपको जो भी है आप देखोगे क्या, जो इंटरमीडिएट साइट्स होती हैं और जो फोर साइट होती है वो दोनों क्या रहती हैं आपकी, अननोन होता है. इनका एलिवेशन के बारे में जानकारी हमको नहीं होती है, वो हम लोग निकालते हैं तब जाके पता चलता है. नेक्स्ट है फोर साइट इज टेकन आइदर फोर साइट इज टेकन आइदर एट change point, either at change point or last point of survey or last point of survey. तो फोर साइट इज टेकन आइदर एट चेंज पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऑफ सर्वे. तो देख सकते हो या तो चेंज पॉइंट होगा या लास्ट आपका पॉइंट निकल के आएगा किस स्टेशन से, किसी जो भी आपका इक्विपमेंट है यहाँ से की बात हो रही है. ठीक है, चल
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, लास्ट पॉइंट ऑफ सर्वे, वेयर एज इंटरमीडिएट साइट is taken at any other point तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, दैट इज पॉइंट ऑफ सर्वे वेयर द इंटरमीडिएट साइट इज टेकन एनी अदर पॉइंट। तो ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं और सारे टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं सारी चीज़ें। क्लियर है? तो आगे हम सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं अपने। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ऐसे आगे के आपकी जो जितनी भी रीडिंग्स आएंगी वो सारी की सारी जो रीडिंग्स होंगी आगे फिर से इंटरमीडिएट, बैक साइड, फोर साइड सारी निकलती चली जाएंगी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज चलो आगे बढ़ें फिर। चलो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डील करने वाले हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज़ एक डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ों को और समझते हैं। सपोज दैट, देखो वही सारी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा एक बार और डायग्राम एक बना लेते हैं बड़ा सा, तो उससे ज़्यादा आपको जानकारी। सपोज दैट आपका कुछ ग्राउंड ऐसे करके आया हुआ है, ऐसे करके ये ग्राउंड आपका जहाँ सर्वे कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है नेचुरल ग्राउंड, तो ये आपका नेचुरल ग्राउंड, आपका ये नेचुरल ग्राउंड है, ये नेचुरल ग्राउंड है, ठीक है। चलो आपने कहीं पे यहाँ पे अपना इक्विपमेंट को सेट किया इस पॉइंट पे, यहाँ से सर्वे आपने स्टार्ट किया, ठीक। यहाँ पे कहीं पे मीन सी लेवल होगा, मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिनको समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दैट इज़ मीन सी लेवल, MSL बोला जाता है, ठीक। ये पॉइंट सपोज दैट 1 नंबर का पॉइंट है, दैट इज़ ठीक। चलो यहाँ पे आपने किया इक्विपमेंट्स के पहला स्टाफ लगाया यहाँ पे,
और यहाँ पे आपने क्या किया, ये पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं, दिस इज़ RL ऑफ या बेंचमार्क, इस पॉइंट का आपको RL पता है, RL ऑफ 1 मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर में मान लेते हैं 100 मीटर है, कुछ भी हो सकता है, आपको एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। और कहाँ से बताओगे, मीन सी लेवल से, दिस इज़ मीन सी लेवल, ठीक है। चल यहाँ से बताओगे। अच्छा आगे की ये तो आपकी क्या जो पहली रीडिंग हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड बैक साइड एट 1, ये बैक साइड कहलाएगी। अच्छा यहाँ पे आओगे तो हाइट ऑफ इक्विपमेंट आप बता दोगे कितना निकाल पाओगे। फिर आगे की रीडिंग्स को हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे स्टाफ लगाया, फिर आपने यहाँ पे स्टाफ लगाया, फिर यहाँ पे आपने स्टाफ लगाया सपोज दैट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर जो 3 है, पॉइंट नंबर जो 4 है, ठीक है। चलो तो आपने जो रीडिंग्स ली, जैसे सपोज दैट इनका नाम पर्टिकुलर जो है ले लेते हैं, पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, 1 2 3 करके नाम ले लेते हैं। ये तो इनके नाम हटा दो यहाँ से, दैट इज़ इनका नाम जो है ना यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे A कर लो, यहाँ पे B कर लो, E है, B है, C है, दैट इज़ D है, और इसको 1 नंबर रीडिंग, दिस इज़ 2 नंबर, दिस इज़ 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, ठीक। तो दैट इज़ ये जो कहलाएगी इंटरमीडिएट साइट, ये भी इंटरमीडिएट साइट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो आपकी रीडिंग कहलाएगी, दैट इज़ 4th पॉइंट पे अगर सपोज दैट आपने इधर से मेज़र किया होगा तो ये तो आपकी 4 साइड एट कहाँ पे हो जाएगी, 4 पे हो जाएगी। फिर हो सकता है कि आपका ग्राउंड का एलिवेशन बदल रहा है, देखो यहाँ पे एलिवेशन और नीचे जा रहा है, तो एलिवेशन जा रहा है तो हो सकता है कि आपने इक्विपमेंट यहाँ कहीं पे लगाया, उतने हाइट का इक्विपमेंट जितना हाइट का पहले है हमारे पास, ठीक है, वो आपने यहाँ पे कहीं पे लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे रीडिंग ली बैक साइड, पीछे साइड में, तो ये जो रीडिंग है ना 5वीं रीडिंग हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड बैक साइड, दिस इज़ कॉल्ड बैक साइड। फिर से आगे की जो रीडिंग कहलाएंगे, दैट इज़ ये भी आपकी क्या होंगी, ये जो भी रीडिंग लोगे 5वीं रीडिंग हो गई, 6ठे नंबर की रीडिंग आपने ये ले ली। फिर आगे बढ़े आप 7वें नंबर की रीडिंग ले ली, फिर आगे बढ़े, ऐसा ही करते गए, ऐसे बहुत सारे स्टेशंस आते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके लोकेशंस के बारे में बताते चले जाते हो। तो आपको ये अगर पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें आप यहाँ पे पता ले जाओ, ठीक है। तो ये बैक साइड हो गया, ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा, ऐसे और भी रीडिंग्स आप ले सकते हो ऐसे करके। फिर इक्विपमेंट आप बदल सकते हो ऐसे करके, जहाँ पे भी एलिवेशन बदला हम अपने स्टेशन को इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को बदलेंगे। तो दैट इज़ हो सकता है कि यहाँ से आपने मेज़र किया कुछ और आया, यहाँ पे मेज़र किया तो आपकी ये 4 साइड आ गई, ठीक है, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे आप ले लिया तो बैक साइड आ गई। तो इस तरीके से सारी कहानी हम लोग यहाँ पे डील करते जाते हैं, A B C D E F G ऐसे करके पोजीशंस हम लोग बदलते जाते हैं। तो ये पूरी कहानी एक पिक्चर होती है जो सर्वे हम लोग लेवलिंग में एक्चुअली में करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अब देखो यहाँ पे कुछ फार्मूले बता देता हूँ कि आपका स्टाफ कैसा रहता है, सारी चीज़ों को डील हम लोग कर लेते हैं। तो चेंज पॉइंट मैं लिख देता हूँ, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड चेंज पॉइंट, और इस लाइन को जो बोला जाता है दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिमेशन बोला जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड चेंज पॉइंट, जहाँ पे बैक साइड और 4 साइड दोनों लेते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड चेंज पॉइंट, चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, टर्निंग। और जो इक्विपमेंट्स है वो आपने यहाँ पे कहाँ लेके चले गए, ये चेंज हमने किया यहाँ से, इस पोजीशन से हमने क्या किया, इस पोजीशन पे आ गए। एक खास बात ये ध्यान देना, यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये लाइन जो ज्वाइन करो, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो जो इक्विपमेंट्स को ये लाइन जो ज्वाइन करती है उसके बीचों बीच से, उसे कहते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये भी लाइन ऑफ एक कोलिमेशन ही हो जाएगी, ठीक। ये RL आपको नोन है इस पॉइंट का, दिस इज RL ऑफ 1 पॉइंट। तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। बेंचमार्क क्या होता है, आर्बिट्री बेंचमार्क क्या होता है, सबके बारे में डील करते हैं। क्लियर है ना सारी बातें, चलो।
और ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लेन सर्वे मान के चल रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो प्लेन सर्वे के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तभी ये लगा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है उस सब के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बेंचमार्क क्या होता है, टेम्परेरी क्या निकल के आता है। देखिए डायग्राम, जितना सर्वे में डायग्राम में फोकस करोगे इस इक्विपमेंट्स के बारे में, डिफिनीशन रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आप डायग्राम दिमाग में रखो, वहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कोई भी चीज़ है लाइफ में पढ़ा करो तो पिक्चर देखो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, लेकिन जो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। तो कोशिश ये करो कि जो भी चीज़ पढ़ो उसको पिक्चर के फॉर्म में आपको याद करने की आदत होनी चाहिए। तो पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, बार चार्ट के फॉर्म में जो भी याद किया करो वो याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो बेंचमार्क, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BM, बिल्डिंग मटेरियल मत समझ लेना, ठीक है। बेंचमार्क क्लियर है। चल तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। दैट इज बेंचमार्क इज अ फिक्स्ड रेफरेंस, बेंच mark is a fixed reference, is the fixed reference point of known elevation, fixed reference of fixed reference, that is fixed reference point of known elevation, known elevation, point of known elevation। तो benchmark is a fixed reference point of known elevation, ठीक है। चल तो known elevation जिसके बारे में जानकारी होती है और ये फिक्स होता है, बदलता नहीं। डिपेंडिंग ऑन परमानेंट एलिवेशन, दूसरा पॉइंट है known elevation कॉमा डिपेंडिंग ऑन वर्क, डिपेंडिंग ऑन परमानेंट या परमानेंसी एंड प्रिसीजन, डिपेंडिंग ऑन परमानेंसी या परमानेंटली की बात हो रही है, परमानेंसी एंड प्रिसीजन ऑफ बेंचमार्क, एंड प्रिसीजन कैसा आपको चाहिए वर्क, प्रिसीजन चाहिए, प्रिसाइज चाहिए कि नहीं चाहिए। बेंचमार्क्स आर क्लासिफाइड एज, बेंचमार्क्स are classified as पहला आ जाओ ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, दैट इज पहला है GTS करके। तो देखो एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेता है। फर्स्ट है GTS ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, इसका नाम है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे और ब्रैकेट में लिख सकते हो बेंचमार्क, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज GTS के बारे में। तो दैट इज GTS, दैट इज अ बेंचमार्क्स आर एस्टेब्लिश, जो GTS benchmarks are established, इनको कब इस्टेब्लिश किया जाता है, ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके लिए इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इस्टेब्लिश्ड बाई सर्वे ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड बाई सर्वे ऑफ इंडिया थ्रू द कंट्री, पूरे कंट्री में करते हैं, थ्रू द कंट्री very accurately
विद रिस्पेक्ट टू बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई, देखिए क्या करते हैं ये लोग, बहुत अपनी लोकेशंस बना लेते हैं। कुछ ऐसे स्टेशंस होते हैं जैसे जो मेन जैसे स्टेशंस का, एक तो दिल्ली का जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होगा उसका मीन सी लेवल, या जो एयरपोर्ट बनाए जाते हैं उनका मीन सी लेवल। तो कुछ ग्रेट सर्वे हम लोग कर लेते हैं, जैसे आपका सर्वे ऑफ इंडिया है, वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ऑल इंडिया लेवल पे उसने लोकेट कर रखे हैं, ठीक, जिसको आप लोग बेंचमार्क बोलते हो, ठीक। वहाँ से आप जैसे प्रयाग स्टेशन पे कभी उतरना, देखना बोर्ड एक पीला वाला जो लगा होता है ना, वहाँ पे लिखा होगा मीन से लेवल, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे प्रयाग स्टेशन है। वो ऐसे थोड़ी पता चला होगा, ये आपको इन्होंने सर्वे किया तब आपको बताया। अब उसको रेफरेंस मान करके आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो। जैसे सपोज दैट आप ये बता सकते हो कि सलोरी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, या आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, वहाँ से भी बता सकते हो, ठीक है। किसी टावर की हाइट बताना है तो प्रयाग स्टेशन से कितनी हाइट पे वो बता दोगे। तो ये तो आपको पता है कि प्रयाग स्टेशन मीन सी लेवल से कितने लेवल पे है, मतलब जो मैंने मीन सी लेवल नीचे बनाया था वहाँ से तो आपको पता ही था, तो हर एक लोकेशन को बता सकते हो, ठीक। चल, दैट इज़ वेरी एक्यूरेटली बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, दैट इज़ सेकेंड नंबर हेडिंग है, दैट इज़ परमानेंट बेंचमार्क। किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, दैट इज़ परमानेंट बेंचमार्क। बेंचमार्क दैट इज़ परमानेंट बेंचमार्क। नाम में लिखा है जो बदले ना वो परमानेंट होता है। तो हम बात करने वाले परमानेंट बेंचमार्क के बारे में। These are established at closer interval between widely spaced GTS benchmarks by Survey of India, ठीक है। These are established closer to establish up through the country, ठीक है, कोई बात नहीं। These are established at closer interval between widely spaced GTS benchmark by Survey of India और स्टेट PWD, और जो स्टेट का अपना PWD है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये है जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, वो जो क्लोजर इंटरवल लेगा वाइडली स्पेस GTS बेंचमार्क। इंडिया में मतलब बहुत सारे जो भी आपकी राजधानी है, प्रदेश हैं, उनके एक मेन लोकेशन पर राजधानी में लोकेट कर देते हैं, फिर वहाँ से सारे सर्वे किए जाते हैं। फिर काम किसका होता है? ये स्टेट PWD का काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्परेरी पे आ जाओ, टेम्पोरोरी, ठीक है। टेम्परेरी की बात कर रहे हैं, टेम्पोरेरी सॉरी, दैट इज टेम्पोरेरी। टेम्परेरी बेंचमार्क, इसको शॉर्ट में लिखते हैं TBM। क्या लिखते हैं? TBM। तो इसको टेम्परेरी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्या है ये, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दैट इज दीज आर द टेम्परेरली एस्टेब्लिश्ड, these are the temporarily established, ठीक है, temporarily established whenever required, जब भी हमको ज़रूरत होती है तो इसको हम टेम्परेरी मान लेते हैं, ठीक है। चल, रिक्वायर्ड, क्लियर है? रिक्वायर्ड, जनरली इट इज टेकन, generally these are the points at which work is closed for a day
एंड नेक्स्ट डे वर्क इज स्टार्टेड। इसका मतलब समझो, इस लाइन का मतलब, जैसे कहीं पे सर्वे कर रहे हैं, सपोज दैट एग्जांपल, जैसे आपने सर्वे स्टार्ट किया इस पॉइंट से, यहाँ पे आपने रीडिंग ली बैक साइड एक बार, ये तो आपको परमानेंट बेंचमार्क आपको पता था, बेंचमार्क परमानेंट मीन सी लेवल से। अगले पॉइंट का सर्वे कर रहे हो, कहीं पे यहाँ पे रीडिंग लिया, यहाँ पे रीडिंग लिया, यहाँ पे लिया, सपोज दैट यहाँ पे आपका शाम को काम खत्म हो गया, रात हो गई, ठीक। तो ये जो आपका निकल के आएगा, दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेरी बेंचमार्क, ये कहलाएगा टेम्परेरी बेंचमार्क। उसके बाद अगले दिन जब आओगे तो यहाँ पे इक्विपमेंट रखोगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, और ये आपका कहलाएगा परमानेंट बेंचमार्क, ये पॉइंट जो मीन सी लेवल से जहाँ से आपने सर्वे स्टार्ट किया। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, फोर्थ वन इज़, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ आर्बिट्री का मतलब होता है सहायक, तो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। तो बात हम लोग कर रहे हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क की, हम लोग जानकारी यहाँ पे ले रहे हैं, तो दैट इज़ आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। दीज बेंचमार्क्स आर arbitrary assumed for लोकल सर्वे। किसके लिए बात करते हैं? लोकल सर्वे, जैसे आपने कहीं पे कर रहे हो तब की बात हो रही। तो इसमें एज्यूम कर लेते, जो मानना है मान लो, 100 मान लिया, 80 मान लिया, कुछ भी मर्जी करे। आर्बिट्री एज्यूम्ड फॉर लोकल सर्वे एंड दे डू नॉट करेस्पॉन्ड टू मीन सी लेवल। जो आर्बिट्री मानोगे ना, ये मीन सी लेवल के करस्पॉन्डिंग नहीं होगे, कुछ भी मर्जी करे मान लो। तो ये तरीके से हमने सारा टॉपिक यहाँ पे लगभग कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये तो आपका टॉपिक यहाँ से हो गया। अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 31 में, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ लेवलिंग, ठीक है। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ लेवलिंग के बारे में बात करेंगे। आज इतना पढ़ा दिया है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नहीं करना है, जब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट ना हुआ करे अच्छे से, तब तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अच्छे से पढ़ लो और बताओ आपको सर्वे कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में या समझाने में मेरे को, आपको सब कुछ अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे सर्वे आपका सर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।